जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 4 का चैप्टर 8 जो कि अंतिम चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे जैव विविधता के बारे में कि संसार में या पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, जैविक चीजें, उसमें कितनी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसमें सारा पीडीएफ वीडियो लिंक के साथ मिल जाएगा। उसमें वीडियो का लिंक भी है और वहीं पे पीडीएफ भी है। उस पीडीएफ के अंदर क्या है उसका नाम भी है। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन में है जो कि आपको रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधाजनक होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर पेपर 4 है, चैप्टर 8 है। पेपर 4 है पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन और चैप्टर 8 है जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता है क्या आखिर? कि पृथ्वी पर हजारों प्रकार के पुष्प, पौधे, कीट, जंतु इत्यादि रहते हैं। मतलब पृथ्वी पर बहुत सारे टाइप के जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, इन्हीं को सब मिला के इसको जैव विविधता कहते हैं। मतलब जैविक चीज़ों में विविधता है, मतलब हजारों टाइप के जीव जंतु हैं, हजारों टाइप के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, सब एक साथ रहते हैं। यही है बायोडाइवर्सिटी, कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई किसी को मार के खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को, ऐसे ही ये साइकिल मेंटेन हो रही है। कहीं भी ये साइकिल टूटा तो फिर समझिए कि उस पर्टिकुलर जंतु का जनसंख्या या तो बढ़ता जाएगा या तो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा मंत्रालय बना है? देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक मंत्रालय बना रखा है। उसका नाम है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इसमें क्या है कि वन्य जीवों का जो है उसके संरक्षण के लिए सारा काम होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वन्य जीव प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग है? अब देखिए, प्रबंधन के लिए जो मंत्रालय था उस मंत्रालय में विभाग भी कौन सा है? प्रबंधन के लिए, वन्य जीव प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग है? तो विभाग का नाम है वन्य जीव विभाग। ठीक है, सब एक एक नंबर में आ सकता है कि किस विभाग के अंतर्गत हम वन्य जीवों का प्रबंधन करते हैं या किस मंत्रालय के अंदर वन्य जीवों का संरक्षण होता है। ठीक है, ये सब ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वन्य जीव विभाग के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? वन्य जीव विभाग जो विभाग है वन्य जीव का, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य है वन्य जीवों की प्राकृतिक अवस्थाओं के बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। मतलब उनका जो प्राकृतिक रहन सहन है उसको बिना नुकसान किए, ठीक है, बिना नुकसान किए उसको नियंत्रित करना है। ये नहीं कि उनको नुकसान करके हम नियंत्रित करने का मतलब एकदम कंट्रोल कर दें, उनको भी हिलने डुलने देना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि हमारे पीछे कोई है जो हमारी संरक्षण कर रहा है। वो लोग नेचुरल तरीके से रहेंगे। ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए उनको प्राकृतिक अवस्था में वो लोग रहेंगे। दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना तथा देखभाल। कि राष्ट्रीय पार्क जो नेशनल पार्क होता है और अभ्यारण्य सेंचुरियन, इस सब की स्थापना करना और उसका देखभाल करना। ठीक है, अगला है इन सब कार्यों के लिए वैधानिक प्रबंध करना। और इन सब कार्यों के लिए वैधानिक प्रबंध करना है, जो भी हो सकता है उसका प्रबंध, जो भी हो सकता है कमी बेसी सारा चीज का व्यवस्था करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, वनस्पति एवं जंतु विषय के सर्वेक्षण, वनस्पति एवं जंतु विषय में सर्वेक्षण कौन करता है? सर्वेक्षण का काम किसको मिला है? तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1916 में स्थापित हुआ था। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? वनस्पति और जंतु के विषय का सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है। ठीक है, 1916 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंसिक संरक्षण क्या है? इंसिक संरक्षण नाम समझे, आपको थोड़ा सा अलग नाम लग रहा होगा इंसिक संरक्षण, लेकिन इसका मतलब समझाएंगे तो है वही चीज। ठीक है, देखिए क्या है। इंसिक संरक्षण है प्राणियों का संरक्षण उसी स्थान पर करना जिस स्थान पर वो सामान्यतः पाए जाते हैं। मतलब कोई प्राणी का संरक्षण करना है, उसका संरक्षण उसी स्थान पर किया जाए जिस स्थान पर वो पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंसिक संरक्षण। ठीक है, जैसे टाइगर, जो बंगाल का टाइगर है मान लीजिए, तो बंगाल का टाइगर बंगाल में ही उसको अच्छे से अगर संरक्षित करें तो वो इंसिक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वो पाया जाता है, यानी कि उनको पकड़ के ले आए और किसी चिड़ियाघर में रख दें या कहीं और रख दें, कोई उस जंगल से भी और अच्छा वातावरण में रख दें, तो फिर वो नहीं ना उससे अच्छा ना खराब, जो उनके प्राकृतिक चीज़ें हैं उसी हिसाब से उनको रखना है। जिस स्थान पर वो पाए जाते हैं उसी स्थान पर उसको संरक्षित कर देना है इंसिक, उसको इंसिक
संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसिक संरक्षण के तहत किस प्रकार के स्थल बनाए गए हैं। देखिए, इंसिक संरक्षण के तहत 2 प्रकार के स्थल बनाए गए हैं, पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पशु विहार तथा प्राकृतिक रिजर्व। ठीक है, रिजर्व नहीं है, रिजर्वायर है, मतलब रिजर्वायर कह रहे हैं, मतलब ये है ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क। आप लोग सुने होंगे कि नेशनल पार्क ये अलग अलग नाम से होता है नेशनल पार्क। पशु विहार तथा प्राकृतिक रिजर्व, मतलब पशु विहार का हो गया सेंचुरियन। कई जगह आप लोग सुने होंगे कि सेंचुरियन है ये सब, तो वहाँ पे क्या है, प्राकृतिक तरीके से उनको रहन सहन दिया गया है। दोनों में अंतर है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। अभी हम आगे बताएंगे क्या अंतर है। ठीक है, तो ये इंसिक संरक्षण के तहत बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु विहार, या कुछ लोग जंतु विहार कहते हैं। ठीक है, या कुछ लोग उसको अभ्यारण्य भी कहते हैं, तो सब एक ही है, पशु विहार, जंतु विहार, अभ्यारण्य। ठीक है, एक है और राष्ट्रीय उद्यान अलग है। ठीक है, दोनों में अंतर है, आगे हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है XC2 कंजर्वेशन, XC2 संरक्षण क्या है। XC2 संरक्षण देखिए, उसमें क्या था, इंसिक में जो जहाँ पाया जाता है वहीं पे करना है, लेकिन इसमें है XC2 प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य जगह पे संरक्षण देना। मतलब जहाँ पे वो पाया जाता है वहाँ से उनको हटा के किसी अन्य जगह पे रख दिया जाए और वहाँ संरक्षण दिया जाए, तो उसको बोलेंगे हम XC2। ठीक है, तो इंसिक हुआ जो नेचुरली जहाँ पाए जाते हैं वहीं पे संरक्षण दिए, और XC2 हुआ वहाँ से हटा के दूसरी जगह लाया गया और वहाँ संरक्षण दिया गया, तो उसको बोलेंगे XC2। ठीक है, X का ही मतलब होता है दूसरा। ठीक है, अगला है XC2 संरक्षण के लिए किस प्रकार के स्थल की स्थापना की है। देखिए, XC2 के लिए कौन सा स्थल, जैसे इंसिक के लिए 2 बना था, कौन कौन सा, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान, और बना था दूसरा अभ्यारण्य, या उसको जंतु विहार कहें, ठीक है, या वन्य विहार कहें। ठीक है, तो वो बना था। और इसके लिए XC2 के लिए बना है अनुवांशिक संसाधन केंद्र या जीन बैंक, ऐसा 2 चीज बना। ठीक है, अनुवांशिक संसाधन केंद्र, मान लीजिए कोई ऐसा प्राणी है, ऐसा जंतु है जो विलुप्त होने के कगार पे जा रहा है, मतलब उसकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो उसको संरक्षित करना जरूरी है। तो मान लीजिए उसको हम अभ्यारण्य में ऐसे ही छोड़ दें या किसी नेशनल पार्क में छोड़ दें, हो सकता है उसको कोई और दूसरा जानवर मार के खा ले, या बीमार होकर मर जाए या कुछ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, उसको वहाँ से नेचुरल जगह से हटा के किसी अलग जगह रख देंगे। ठीक है, सुरक्षित जगह, वो अकेला वहाँ रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसका अनुवांशिक संसाधन का मतलब उसका जो ये है अनुवांशिक संसाधन केंद्र, वहाँ पे उसके बारे में रिसर्च किया जाएगा कि इसके हम वंश को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, और दूसरा है जीन बैंक भी इसी टाइप का ही जगह है, जिसमें उसके अंडे को या सीमेन या बीज को, या पौधों में देखा जाए तो पराग आदि को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, मतलब उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनके जो सीमेंस हैं या जो उनके अंडे हैं या उनके जो पराग हैं पौधों में, तो उनको सुरक्षित करके उस पर रिसर्च किया जाएगा कैसे हम इनके वंश को बचाया जाए और कैसे हम इसको और आगे इसके वंश को बढ़ाया जाए। ठीक है, अगला है जंतु विहार या अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये दोनों क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऐसा क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में सुरक्षा, वृद्धि और विकास के उद्देश्य से रखा जाए। ठीक है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राणियों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में सुरक्षा, वृद्धि और विकास के उद्देश्य से रखा जाए। ठीक है, वो जो इंसिक था ना, वही चीज है, ये उन्हीं के लिए तो ये दोनों बना है। ये कौन कौन, वन्य प्राणी, ये जंतु विहार या अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर आ गया, अभ्यारण्य सेंचुरीज और सेंचुरीज, हाँ अभ्यारण्य सेंचुरीज और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है देखिए क्या है। अभ्यारण्य को हम पहले बताते हैं, फिर राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे। अभ्यारण्य मतलब कोई निर्धारित सीमा नहीं है, मतलब अभ्यारण्य का कोई निर्धारित सीमा नहीं है, एरिया बहुत लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, कोई निर्धारित सीमा नहीं कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन एक परिमाणता एक नॉर्मली 0.61 से 7,818 वर्ग किलोमीटर रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई मतलब सीमा नहीं है, उस एरिया का जितना दूर तक जंगल है उतने जंगल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका परिमाण लगभग 0.61 से 7,818 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है शिकार के लिए अनुमति की आवश्यक, मतलब अगर इसमें शिकार करना है तो आपको परमिशन लेकर शिकार करने जा सकते हैं। अगला पॉइंट है पशुओं को चराना नियंत्रित होता है, मतलब पशुओं को चराने के लिए आपका एक
एक कंट्रोल बना होगा कि आप उसके आगे नहीं जाएंगे या परमिशन लेके जाएंगे, मतलब ये नियंत्रित है, नहीं कि जब मर्जी जाके चराते रहे पशुओं को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो अभ्यारण्य की बात होगी। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान में देखिए कानून द्वारा निर्धारित सीमा, इसकी एक निर्धारित सीमा है कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो जाएगा, उसमें निर्धारित सीमा नहीं थी। परिमाण इसका क्या है? 0.4 से 3162, 0.4 से 0.04 से, उसमें क्या था 0.61 था ना, इसमें 0.04 से 3162 वर्ग किलोमीटर है, मैंने इसी के अंदर ये रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने राष्ट्रीय उद्यान छोटा है उसकी तुलना में अभ्यारण्य से, अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान छोटा है। शिकार पूर्णतः निषेध, और इसमें शिकार तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पूर्णतः निषेध है। अगर कोई करते हुए पाया गया तो जुर्माना होगा या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और पशुओं को चराना भी वर्जित है, इसमें पशुओं को चराने भी नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संस्थान किस लिए बनाई गई है? वन्य जीव संस्थान किस लिए बनाई गई है? देखिए जंतुओं तथा पौधों को बचाने के लिए वन्य जीव संस्थान है ना, उनको बचाने के लिए बनाई गई है। भाई वो लोग दिन पर दिन पर्यावरण का ऐसा असंतुलन हो रहा है कि धीरे धीरे वो लोग गायब हो रहे हैं। जैसे डायनासोर था, आए तो नहीं है ना कहीं वो विलुप्त हो गया है। कुछ ना कुछ पर्यावरण में कमी बेसी हुआ होगा, कुछ असंतुलन हुआ होगा, उनकी प्रजाति पूरी तरह साफ हो गई। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे भी साफ हो गए, विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए ही वन्य जीव संस्थान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुछ वन्य जीव जंतु विहार तथा राष्ट्रीय उद्यान को बताइए। देखिए भारत के कुछ वन्य जीव जंतु विहार और ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम है, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही उपयोगी है, ये आ सकता है। और ये यही नहीं, सुपर टेट में भी आ सकता है, किसी भी जीके के क्वेश्चन में भी आ सकता है। जीके वगैरह अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें ये सब आता है, उसी का ये पार्ट है। देखिए नागार्जुन सागर जंतु विहार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसका एरिया दिया हुआ है और इसमें पाए जाने वाले जंतु कौन कौन से, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम पढ़ के टाइम खराब नहीं करना चाह रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो याद कर लीजिएगा, ज़रूरत क्या है इसको थोड़ा एक बार रीड कर लेंगे तो सही एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा सही होगा। ठीक है, 2-4 जो इम्पोर्टेंट है अपने एरिया का, जो यूपी का है वो तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, यूपी का ज़्यादातर चांस है कि वो पूछेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन 14 है, उसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, या तो याद कर लीजिए, या तो क्वेश्चन हो सकता है आ जाए उसमें से। जो यूपी का होगा उसको तो याद कर लीजिएगा, यूपी में कौन कौन से अभ्यारण्य है या कौन कौन से नेशनल पार्क है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है पौधों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पौधों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उसका आंसर है पौधों का मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के जीवन में अत्यंत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उनसे हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं खाने पीने के लिए, जैसे चाय है, चीनी है, काफ़ी है, आटा है, चावल है, सारा चीज़ तो हमको पौधों से ही मिलता है। तो उनका संरक्षण नहीं करेंगे, मान लीजिए धान को विलुप्त होने के कगार पे, धान विलुप्त हो जाए तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? चावल तो विलुप्त हो गया, तो फिर गेहूँ खाना होगा, तो फिर तो इसलिए उनको संरक्षित करना है। पता चला कुछ दिन के बाद गेहूँ भी विलुप्त हो गया तो फिर ऐसे तो आदमी मरने लगेगा ना, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगला है वन्य पौधों वाइल्ड प्लांट की क्या उपयोगिता है? ठीक है, वो तो खाने पीने वाले पौधों का, कुछ ऐसे भी प्लांट है जो खाने पीने के संबंधित नहीं है, लेकिन उनको भी बचाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनसे क्या होता है, प्राकृतिक चक्र होता है, खाद्य श्रृंखला परितंत्र होता है। ठीक है, इकोसिस्टम उससे बनता है, उससे क्या है, वो प्रकृति को संतुलन बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, जीन बैंक पौधों, वन्य पौधों और उपयोगी पौधों के बीच संकरण द्वारा नई प्रतिरोधी व अधिक उत्पाद वाली किस्में बनाई जाती है। मतलब जीन बैंक में भी उसका यूज होता है। कैसे? तो जो वाइल्ड प्लांट है, जो वन्य पौधे हैं, उनसे किसी और पौधों के साथ संकर प्रजाति का एक नया पौधा बनाया जाता है, जो कि अपने मतलब किसी और काम में आ सकता है, जैसे कि किसी दवा बनाने के काम आ सकता है, या ज़्यादा उपज वाली फसल बनाने के काम आ सकता है। ठीक है, तो ये सब के लिए उनका संरक्षित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, जाति के विलुप्त होने का क्या कारण है? जो भी जाति विलुप्त हो रही है उसके क्या कारण है? कोई जैसे डायनासोर विलुप्त हुआ है तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा ना। देखिए क्या क्या कारण है। पहला तो प्राकृतिक कारण देखते हैं। प्राकृतिक कारण में क्या है? बाढ़ आ सकता है, सूखा हो जाए, भूकंप आ जाए, या कोई ऐसा रोग आ जाए कि उस टाइप की जाति में फैल जाए और उसकी जाति खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी कोरोना रोग आया, तो मान लीजिए तो कंट्रोल हो गया, मान लीजिए कंट्रोल नहीं हुआ होता, फिर पूरी मानव जाति खत्म हो जाती। ठीक है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं कोई बीमारी आया जो पार्टिकुलर जाति में फैल गया और उसकी जाति खत्म हो जाती है। ये सब प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से वो जाति विलुप्त हो सकती है, मानव विलुप्त होने से बच गया वैक्सीन आने की वजह से। तो आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जितना से जल्दी हो सके लगवा लीजिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत दिन तक जीना है। अभी तो सुपर टेट भी वो लेना है, तो जीना जिएंगे तभी तो सुपर टेट लेंगे, ठीक है। अगला मानव निर्मित कारण देखिए, मानव निर्मित क्या है। मानव निर्मित में मानव निर्मित कारण में नष्ट करना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसको मानव नहीं जानना है कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, लेकिन उसको अनजाने में उखाड़ फेंक दे रहा है, जहाँ भी देखा उखाड़ के फेंक दिया, तो धीरे धीरे उसकी जाति विलुप्त हो जाएगी। जहाँ भी देखा आदमी उसको उखाड़ के फेंक दिया तो उसकी धीरे धीरे जाति विलुप्त हो जाएगी। तो नष्ट करने से भी जाति विलुप्त हो जाती है। दूसरा, पालतू पशुओं द्वारा अतिचारण, मैंने पालतू पशुओं को काट के खिला दिए या चरा दिए तो उसकी जाति विलुप्त होने का कारण हो सकता है। पौधों का व्यापार, खेती, परंपरागत विधियों के औद्योगिकरण, शहरी विकास, बांध निर्माण, सड़कें, सबके क्या है, शहर वगैरह का निर्माण होगा तो वहाँ का कटाई हो जाएगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे कोई पौधों की जाती है, वहाँ से घर बन गया, शहर बन गया, कुछ ऐसा चीज़ बन गया, बांध बन गया, तो वहाँ के सब पेड़ पौधे वहाँ के नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं मानव निर्मित कारण, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संरक्षण की आवश्यकता वाले पौधों को कितने भागों में बांटा गया, मतलब जिस पौधों को संरक्षण देना है उस पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया। देखिए पहला क्या है, संकटग्रस्त जातियाँ, मतलब ऐसी जातियाँ जो संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त का मतलब हुआ यह जातियाँ जिनके नष्ट होने का भय बना हुआ है, मैंने नष्ट हुआ नहीं है लेकिन नष्ट होने का भय बना है कि भाई आजकल खत्म हो सकता है। जैसे अगर हम जंतु में देखें तो बाघों की संख्या आज क्या है, आज के डेट में लिमिटेड है। आप काउंटिंग करके गवर्नमेंट रखी है कि 400 की, 500 की, 600, ऐसा कुछ है लिमिट में, मैंने कुछ गिनती में है, एग्जैक्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल हम बताएं कि इतने गिनती में, मतलब धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, तो उनको संरक्षण की बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। अगला है सुभेद्य, संकटग्रस्त जाति जाना जो मतलब अभी है लेकिन विलुप्त होने के कगार पे है। दूसरा है सुभेद्य, वे पौधे जिनका निकट भविष्य में संकटग्रस्त जाति की श्रेणी के अंतर्गत आने का भय, मतलब ऐसा है जो कि है अभी तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि वो संकटग्रस्त जाति बन जाए, तो उनका भी संरक्षण करना जरूरी है। मतलब वो संकटग्रस्त थोड़ा सा पहले वाले स्टेप में है, मतलब अब थोड़ा सा और कम होगा तो संकटग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बाल बचना वाला होता है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग एक्सीडेंट होने से बाल बच जाते हैं, एकदम जस्ट एक्सीडेंट होने, तो वही चीज़ है। एक संकट मतलब उनका संख्या बहुत कम हो गया। एक होता है कि संख्या अभी तो ठीक है लेकिन इससे कम हुआ तो संकटग्रस्त हो जाएंगे, तो हो जाएगा सुभेद्य। अगला है दुर्लभ। दुर्लभ क्या है, यह जाति विश्व में अब केवल कुछ विशिष्ट आवासों और अत्यंत कम संख्या में पाई जाती है। मतलब जो दुर्लभ जाति के हैं, मतलब ये बहुत विश्व में बहुत कम जगह पाया जाएगा, ठीक है, और कुछ विशिष्ट जगहों पे पाया जाएगा, ठीक है, और अत्यंत कम संख्या में, उस चीज़ों को बोलेंगे कि ये बहुत दुर्लभ जाति का प्लांट है या दुर्लभ जाति का जंतु है, ठीक है। मतलब बहुत कम जगह, बहुत विशिष्ट जगह और बहुत कम संख्या में, तो उसको दुर्लभ बोलेंगे। उसके बाद है आपत्तिग्रस्त। आपत्तिग्रस्त का मतलब हुआ संकटग्रस्त और सुभेद्य दोनों श्रेणियों में रखे गए पौधे को आपत्तिग्रस्त कहा जाता है। मतलब संकट और सुभेद्य दोनों को मिला दिया जाए वो दोनों को, तो ये बोला जाएगा आपत्तिग्रस्त जाति, ठीक है। आइए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ संकटग्रस्त पौधों का नाम बताइए। देखिए संकटग्रस्त पौधों का नाम, पैफियोपेडिलम फेरियनम, ये सब बहुत उसके वैज्ञानिक नाम है, बहुत 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसका नेचुरल मतलब बोलचाल वाला कुछ और नाम होगा। एरिडिस क्रिस्पेस, रोडेंड्राइन एजोरथी, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा चाहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। देखिए पौधों को, जंतुओं को संरक्षित रखना है तो उसके लिए कुछ विधि है, किस विधि से हम संरक्षित रख सकते हैं। तो पहला है अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण, मतलब कोई भी जो पौधा है उसका यूज कर रहे हैं तो उसका लिमिट में यूज करें, ठीक है, इतना यानी कि अनलिमिटेड यूज करें तो ख़त्म तो हो जाएगा, उसकी जब ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है उतना ही यूज करें। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों और रक्षित जैव मंडलों का निर्माण, और जो राष्ट्रीय उद्यान है या रक्षित जैव मंडल है उस टाइप के, जैसे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य है, इस टाइप की चीज़ों का और निर्माण किया जाए, जितना ही ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा संरक्षित होंगे ना। जिन बैंकों का निर्माण, बिल्कुल सही है, जिन बैंक का निर्माण करेंगे तो संरक्षित रहेंगे। जनन द्रव्य का संग्रह, जनन द्रव्य वही जो बताए ना, अंडा और उसके सीमेंस को संरक्षित करना या पराग को संरक्षित करना, तो उसको संरक्षित कहाँ होगा, जनन द्रव्य, वही उसी जनन द्रव्य कहते हैं जो जनन करे, जनन करने में सहायक हो, तो उस चीज़ों को संरक्षित रखना। फिर संरक्षण के लिए कानून बनाना, थोड़ा 2 बार संरक्षण लिखा गया, संरक्षण के लिए कानून बनाना, ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, वनों का महत्व क्या है? वनों का महत्व क्या है? तो पहला चीज महत्व देखिए, मिट्टी का संचरण, मतलब जहाँ वन रहेगा वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी संरक्षित रहेगी। वर्षा में सहायक, वन रहेगा तो वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरा है प्राकृतिक खाद्य निर्माण, प्राकृतिक खाद का निर्माण होगा, जैसे वन रहेगा तो पत्ते डंठल सब गिरेंगे नीचे, पतझड़ होगा, सड़ेंगे, तो प्राकृतिक खाद बनेगा उससे, ठीक है, जैविक खाद। और अगला है ऊपरी भूमि में जल का ऊंचा स्तर, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु। ये ऊपरी भूमि जो ऊंचा जगह है वहाँ पे भी जल का स्तर अच्छा रहेगा, ठीक है। जल का स्तर मतलब हैंड पाइप वगैरह भी है तो पानी का वहाँ से लेयर भागेगा नहीं, ठीक है। तो ऊपरी जो ऊंचाई पे वाले जमीन है वहाँ भी जल का स्तर अच्छा रहेगा। अगला है स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, वहाँ की जो जलवायु है स्वास्थ्यवर्धक रहेगी, मतलब हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहेगी, ठीक है। अगला है कच्चा माल, अगर वन ज़्यादा रहेंगे तो कच्चा माल ज़्यादा मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य, और प्राकृतिक सौंदर्य हरा भरा रहेगा तो सब चीज़ हरा भरा, लोग का हरा भरा जीवन रहेगा, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है 21, वनों के विनाश होने के क्या क्या कारण है? देखिए वनों का विनाश तो हो रहा है, उसके लिए क्या कारण है? देखिए कारण, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे उनको लोग कटाई करके वहाँ लोग खेती करने लग रहे हैं तो वनों का कमी हो रहा है। अगला है वनों में आग, जब कभी बारिश कर रहे हैं, ये तूफान वगैरह से पेड़ों में 2-3 पेड़ आपस में टकरा के घर्षण करके आग लग जाता है, जैसे वनों में किसी टाइप से अगर आग लग गया तो उससे भी वनों का विनाश होता है। आप सुने होंगे कि फलाने जंगल में आग लगा है, महीनों चल रहा है, सालों साल चलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले अमेजोन के जंगल में आग लगा था, कई महीने तक चला, ठीक है। तो ये सब क्या है, कई महीने तक चला, कितना वनों का नुकसान होगा, ठीक। घरेलू एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वनों की कटाई, और घर में जैसे घर में लोग चौखट दरवाजे के लिए वनों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करके उसमें चौखट दरवाजे लगवा रहे हैं, या व्यावसायिक उपयोग में लकड़ियों का जरूरत हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वो सब क्या है, वनों की कटाई हो रही है, तो वनों का नुकसान हो रहा है, विनाश हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? सामाजिक वानिकी, समाज की सेवा के उद्देश्य से किए जाने वाले वनीकरण का कार्य, मतलब वनों का, समाज की सेवा के लिए वनों का वनीकरण का जो कार्य हो रहा है वो सब सामाजिक वानिकी कहलाता है, ठीक है, समाज के कार्य के लिए। अगला है इसका मुख्य उद्देश्य, सामाजिक वानिकी का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है ईंधन, खाद, पशु चारा, लकड़ी आदि की पूर्ति करना। तो सामाजिक वानिकी में समाज का काम मतलब समाज में लोगों को ईंधन चाहिए, जैसे सूखी लकड़ी लोग इकट्ठा करके खाना बनाते हैं, या पशु को पत्ते उत्ते खिलाने के लिए पत्ता तोड़ के खिलाते हैं पशुओं को, तो चारा हो गया, पशु चारा, लकड़ी हो गया, जैसे कोई टहनी वगैरह की जरूरत पड़ी काट ली है, ठीक है। पेड़ों को काटना और टहनी काटना दोनों में अंतर है, जड़ से काट लेना वो पेड़ों की कटाई हो गया, टहनी वगैरह जो एक्स्ट्रा है लोग उसको काट देते हैं ताकि पेड़ों का मजबूती बढ़ जाए, या ब्रांच काट देने से पेड़ ज़्यादा लंबा सीधा जाता है, ठीक है, तो उस टाइप से उसकी लकड़ी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये सामाजिक वानिकी में आ गया। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के संसाधन क्या क्या है, कि ऊर्जा क्या, हम लोग ऊर्जा में आ गए, ऊर्जा के संसाधन क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये सब क्या है? ऊर्जा के संसाधन है। ऊर्जा इन सबको जलाने से इन सबसे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या क्या है, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। सूरज से मिलने वाली सौर ऊर्जा, हीट से मिलने वाली तापीय ऊर्जा, विद्युत का मिलने वाला, विद्युत से मिलने वाला विद्युतीय ऊर्जा, मैग्नेट से मिलने वाला चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया से मिलने वाला रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऊर्जा हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो उसका क्या क्या स्रोत है? देखिए पहला स्रोत प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार वाणिज्य ऊर्जा और गैर वाणिज्य ऊर्जा, ठीक है, मतलब कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो उसमें क्या है, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब वाणिज्य ऊर्जा में आएगा। और गैर वाणिज्य ऊर्जा में चारकोल, उपला, कृषि अपशिष्ट, जानवरों का अपशिष्ट इत्यादि, जो उपला बनता है जानवरों का अपशिष्ट से ही बनता है, ठीक है। दूसरा है प्राप्ति के अनुसार, प्राप्ति के अनुसार क्या है, एक परंपरागत स्रोत, मतलब जैसे कोयला है, तेल है, गैस है, लकड़ी है, सब परंपरागत स्रोत है। सूरज है, सूरज से भी तो तापीय ऊर्जा मिलता है, तो सब परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत आणविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जमीन के अंदर से जो गर्मी है उससे जो ऊर्जा मिलती है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की वगैरह लगा के हम लोग बिजली पैदा करते हैं। बायोगैस, समुद्री ऊर्जा, समुद्र की लहरों से भी हमको ऊर्जा मिलती है, उससे भी हम लोग बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। पशु तथा कृषि का अपशिष्ट, ये सब गैर परंपरागत तरीकों। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा का उपयोग क्या है? क्या क्या है, मतलब ऊर्जा का उपयोग क्या है, क्यों हमको ऊर्जा की जरूरत होती है? देखिए पहला है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो अपनी मूलभूत जरूरत है, जैसे खाना बनाना है तो
कहीं ना कहीं कुछ जलाएंगे तभी तो खाना पकेगा। पकने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो तापीय ऊर्जा चाहिए। तो खाना मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। दूसरा है अपने देश के विकास के लिए और विकास के लिए भी। जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या है, कोयला को जलाते हैं, एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हम विद्युत एनर्जी बनाते हैं, उस विद्युत एनर्जी से बहुत सारा काम होता है। कौन ऐसा काम नहीं है जो आज के डेट में विद्युत एनर्जी से नहीं होता है, सारा काम तो उसी पर डिपेंड है। विद्युत कट गया सब चीज़ ठप, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा बनता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अपने देश को विकास में सहायक होते हैं। तो ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संकट को कैसे रोक सकते हैं। तो ऊर्जा को संकट को रोकने के लिए ऊर्जा का सदुपयोग करें, मतलब जितना हो सके ऊर्जा को वेस्ट ना होने दें। जैसे कहीं आप नहीं है या कहीं वहाँ से उठ के जा रहे हैं तो फैन बंद कर दें, फैन भी चल रहा है तो विद्युत ऊर्जा ले रहा है ना, ठीक है। खाना बन गया तो चूल्हे को बंद कर दें, यानी कि वेस्ट ऐसे थोड़ा सा कोयला बचा हुआ है तो छोड़ दिया ऐसे जल रहा है, या गैस से जला दिए हैं और मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, ऊर्जा को बचाना चाहिए जितना हो सके, उसकी चीज़ों को बचाइए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग जितना बचा के जाएंगे। और हम लोग को ऊर्जा ये मिल रहा है, कोयला या ये सब जो चीज़ें एनर्जी मिल रही है, पेट्रोलियम वगैरह, तो कोई ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं हम लोग के लिए बचा के रखे थे, तब हम लोग आज यूज कर रहे हैं। तो हम लोग का भी ये कर्तव्य बनना है कि हम भी बचाएं, ताकि हमारे भी आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको भी ये सब की चीज़ें, ये सब ऊर्जा मिले, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, हम लोग धुआंधार पेट्रोल को ख़त्म कर दें, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि ये 2 दिन में ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री में पेट्रोल बन रहा है, सब पेट्रोलियम में कहीं ना कहीं ज़मीन से निकाला जा रहा है, समुद्र से निकाला जा रहा है। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें तो लिमिट में होगा ना, ख़त्म हो जाएगा फिर गया। तो उसको लिमिट में यूज करिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज करिए, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ यूज मत करिए। तो सदुपयोग करें, उपयोग कम करें, सीमित मात्रा में करें। देश की आवश्यकता अनुसार योजनाएं तैयार करना, और देश की जो योजना बनने उसको एनर्जी को ध्यान में रखें कि किस टाइप का एनर्जी अपने पास ज़्यादा है, उसी टाइप का उस हिसाब से योजना बने कि वही एनर्जी हमें यूज करके, वही ऊर्जा यूज करके हम काम करें, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये आ गया अपना चैनल का लिंक है, और टेलीग्राम का लिंक है, और फेसबुक पेज का लिंक है। आप चाहें तो टेलीग्राम, फेसबुक लिंक और ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बता दिए, ठीक है। तो होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।